जय हिंद। क्लास 12 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार रूप से चल रही होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रॉल्ड्स लॉ पर थोड़ा बहुत जो टॉपिक बच गया था उसको कवर कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रॉल्ड्स लॉ को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए थे, मतलब पूरी तरह से ही समझिए, कुछ पार्ट बताना रह गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे और रॉल्ड्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, उसको भी कर ही लेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय गवाए हुए। तो इसमें एक पार्ट हमारा रह गया था जिसमें क्या है कि व्हेन ओनली वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल। कहने का मतलब पिछला वाला केस में हम लोगों ने रॉल्ड्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जब सॉल्यूट यानी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों वोलेटाइल होगा तब हम वहां पर वो सारा केस पढ़े थे। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा तो दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा। तो अगर ऐसा केस हो तो उसका वेपर प्रेशर यानी टोटल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या बनेगा वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वाले केस में अगर एक कंपोनेंट वोलेटाइल रहा और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल रहा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा उसको भी हम देखेंगे और न्यूमेरिकल एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक कंपोनेंट वोलेटाइल ले ले तो वोलेटाइल हम सॉल्वेंट अगर मान लेते हैं, ठीक है, हम सॉल्वेंट लिए और सॉल्वेंट तो जानते हैं वाटर होता है और वाटर वी नो दैट कि वाटर वोलेटाइल होता है। वाटर का वेपर बन सकता है, आसानी से बन सकता है, तो वाटर वोलेटाइल है। और हमने एक सॉल्यूट लिया तो सॉल्यूट में हम यूरिया ले ले या तो ग्लूकोज ले ले या NaCl ले ले या शुगर ले ले, तो ये सारा क्या है, ये सारा का वेपर बनता है जी? नहीं ना बनता है। तो ये सारा जो कंपोनेंट है ये सारा नॉन वोलेटाइल हो गया। समझ में आया? हमारा सॉल्वेंट वाटर वोलेटाइल होता है, हमारा सॉल्यूट हम लिए हैं यूरिया ले ले, चाहे आप ग्लूकोज ले ले, चाहे आप NaCl ले ले, सुक्रोज ले ले, ये सारा चीज नॉन वोलेटाइल होता है और वो उसका वेपर नहीं बनता। तो इस केस में क्या है कि हमारा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से ओनली एक ही वोलेटाइल है, ठीक है ना, कोई एक वोलेटाइल है। तो वहां पर सॉल्यूशन जो बनेगा, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन बनेगा, ये दोनों मिलके ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे हम पता करते हैं, ठीक है? तो इक्वल टू PA प्लस PB। रॉल्ड्स लॉ से हम लोग यही पढ़े हैं, P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए कंपोनेंट PA मान लीजिए, हमने यहां पर मान लिया PA सॉल्यूट है और PB सॉल्वेंट है। कहने का मतलब समझे, ये जो यहाँ पे ये जो सॉल्यूट है ये PA, हमको इसको ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ये हमारा PB है। कहने का मतलब वाटर जो वेपर बनाया उसके द्वारा जो प्रेशर हुआ, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर हुआ यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हुआ उसको PB माने, और जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर यहां पर यानी PA इसका बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई यूरिया ग्लूकोज NaCl का वेपर ही नहीं बनता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसका वेपर बनेगा तभी तो, वेपर ही नहीं बनेगा तो इसका जो PA की जो वैल्यू होगी यानी P सॉल्यूट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वेपर बनेगा तभी तो इसकी कुछ वैल्यू होगी ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा PB क्या है, वोलेटाइल है जो कि वाटर है, इसका वेपर बनेगा, इसी के लिए PB की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर PA की तो वैल्यू ही नहीं होगी, P सॉल्यूट जो है उसका तो वेपर ही नहीं बनेगा, इसी के लिए PA को हमको 0 लेना है, जो कि क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। तो हमारा ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, PV के इक्वल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है भाई? देखो, P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB होता है ना। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है,
तो पी सॉल्यूशन पीवी के इक्वल हो जाएगी। जितना पीवी का वैल्यू होगा उतना ही पी सॉल्यूशन का वैल्यू होगा, यानी जितना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो तो जीरो हो गया यहाँ पे। आ गया समझ में? चलिए, तो ये होता है अगर कोई एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में या सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कोई एक अगर वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो पी सॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? पीवी के इक्वल हो जाएगी या पीए के इक्वल हो जाएगी, किसी एक के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या पॉइंट कहता है आप पढ़िएगा। इन केस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। वही बात है, अगर आपको एक केस में, यानी एक केस ऐसा लिया गया है, यानी सॉल्यूशन में कोई एक सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, तब अगर ऐसा हो तो वो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, देख रहे हो, वो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जाहिर सी बात है, वहां पर आप देख सकते हैं, यानी जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, डायरेक्ट लिख दूं, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोलेटाइल कंपोनेंट के। वोलेटाइल कंपोनेंट यहां पर क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट यहां पर पीवी है। अगर पीवी की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्यूशन की भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई, इसी पीवी पर ही तो डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना? जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पीवी यानी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर घट जाएगा तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर घट जाएगा। देख रहे हो, क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो हो रहा है, इस पर तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, इस पर तो डिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो जीरो हो गई। तो ये बात होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इसके लिए ग्राफ क्या बनती है भाई? चलो, यहां पर हम मान लेते हैं एक्स ए, यानी ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, ये है हमारा, मैं नीचे लिख दूं क्या? चलो यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो समझ लेना भाई, मोल फ्रैक्शन होता है ये, जिसको एक्स से दिखाते हैं। ये मोल फ्रैक्शन है और इधर वाला जो है हमारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्स ए जो है वैल्यू एक्स ए की 1 है और एक्स ए वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल है तो इसका तो कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा। तो यहां पर पी नॉट ए प्रेशर बना है, जो कि सिर्फ प्योर जो है प्रेशर है किसके लिए? एक्स ए के लिए, यानी एक्स ए बोले तो वोलेटाइल के लिए। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ प्रेशर बनी क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 है इसी के लिए। तो यहां पर एक्स बी की वैल्यू 0 है। अब यहां आते आते क्या होगा? एक्स ए की वैल्यू लगभग में 0.8 हो जाएगी और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर 0.2 हो जाएगी, और अप्रॉक्स में मान लेते हैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0.2 हो गई और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0.8 हो गई और यहाँ पर जाके एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई, एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्स बी क्या है? नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल यहाँ है, वोलेटाइल है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। इसी के लिए यहां पर इसका प्रेशर देख सकते हो, इसके लिए प्योर प्रेशर इसके लिए है। अब यहां तो एक्स बी क्या है? यहां पर जो बी कंपोनेंट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका हम नो डाउट कि हमारा इसका मोल फ्रैक्शन बनेगा, इसका मोल फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो भाई, इसका तो कुछ ना कुछ मोल है ना, क्वांटिटी तो है, तो मोल फ्रैक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है जिसके वजह से बी कंपोनेंट का प्रेशर बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी के लिए इसका प्रेशर नहीं बनेगा तो कुछ भी प्रेशर नहीं होगा। इसी के लिए इसका ग्राफ सीधे हम यहाँ से मिलाकर यहाँ तक खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया और धीरे धीरे पूरा 0 हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एज इन द सोल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डिक्रीजेज। जैसे ही किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? पूरे सोल्यूशन का डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी बताया आपको। हाँ, तो वही बात, अगर किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एज द सोल्यूशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का
मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन में घटता है तो उसका वेपर प्रेशर भी उस सॉल्यूशन का घट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर पहले इतना था क्योंकि एक्स की वैल्यू इतनी थी, अब धीरे धीरे घट गया है। और यहाँ पर क्यों नहीं प्रेशर बढ़ा? क्योंकि भाई कैसे बढ़ेगा, एक्स बी तो यानी बी कंपोनेंट तो नॉन वोलेटाइल है ना, इसीलिए। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर एक पिक्चर में बनाता हूं और उसमें आप लोग ध्यान देंगे, टन टना टन टना टन टन टना टन टना टन। चलिए, यह कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। इसमें यहां पर देखिए ये सरफेस के पार्टिकल है, ठीक है, और यहां पर आपको लिक्विड दिख रही है, ठीक है। अब यहां पर इसके वेपर्स भी बनेंगे, तो मैंने इसका वेपर भी इस तरह से बना दिया है। अब बात समझना है, ठीक है। XYZ का मैसेज आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दे भाई, काम नहीं देगा कोई भी यार, काम नहीं देगा, ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है ना, तो फिर सब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लिक्विड है और इसका वेपर बना है। तो क्या होता है, शुरुआत में तो वेपर जो है यहाँ पर ये लिक्विड का वेपर बनना शुरू होता एक समय आते आते जितना यहाँ से वेपर बनता है, ओ भाई टेढ़ा क्यों हो जाता है, जितना यहाँ पर वेपर बनता है, जितना ही वेपर बनता है उतना ही क्या होता है, पुनः लिक्विड बन जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। शुरुआत में वेपर बहुत तेजी से बनता है, यह बात आपको जानना चाहिए, मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका है, जब वेपर प्रेशर पढ़ा रहे होंगे तब। तो यहां पर इस लिक्विड का वेपर बना, ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जितना वेपर बनता है उतना ही लिक्विड बन जाता है, यानी यहां पर ये गया वेपर बन गया, फिर पुनः जाके लिक्विड बन गया। तो इससे क्या होता है, जितना वेपर बनता है उतना ही लिक्विड बनते रहता है, जिसके वजह से यहां पर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखने के लिए लगता है, ऐसा देखने में लगता है कि भाई वेपर तो बन ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या होते रहता है, यहाँ पर वेपर भी बनते रहता है, जितना वेपर बनेगा उतना ही वह वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेगा, जिससे पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बन गया है। देख रहे हैं ना, जितना लिक्विड से वेपर बनता है उतना ही वेपर से लिक्विड बन जाता है। तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर बात यह आता है कि एट इक्विलिब्रियम हाउ मेनी वेपर्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पूछ ली है कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाए तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से किसी का भी अगर हमको कितना वेपर है ये हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि कितना वेपर ए कंपोनेंट का बना है, कितना वेपर बी कंपोनेंट का बना है, यह अगर हमको पता करना पड़े इक्विलिब्रियम में तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, पीए को क्या बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात आपको पता है, पीए एंड पी नॉट ए के बीच में क्या अंतर है। तो पी नॉट ए का मतलब होता है किसी प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, कि कोई कंपोनेंट है वो प्योर फॉर्म में, यानी उसके अलावा कोई और ना हो, एकदम सुनसान हो, अकेला हो, तब उसका वेपर प्रेशर जो होगा उसको हम पी नॉट ए से दिखाते हैं, जो सिर्फ उसी का होगा, सिर्फ ए कंपोनेंट का ही होगा और किसी का नहीं होगा। यानी किसी एक बोतल है, बोतल में अगर सिर्फ ए कंपोनेंट ही रखा है और कोई चीज नहीं रखा, तब वहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा ए कंपोनेंट का, तो उसको हम पी नॉट ए से दिखाते हैं। लेकिन पी ए का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए किसी एक बोतल में हम ए कंपोनेंट भी रखे हुए हैं
और बी कंपोनेंट भी रखे हुए हैं। तो ए कंपोनेंट भी रखे हुए हैं और बी कंपोनेंट भी रखे हुए हैं, तो वो दोनों मिला के क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो ए कंपोनेंट का भी बन रहा होगा और बी कंपोनेंट का भी बन रहा होगा। तो वहां पर दोनों को मिलाकर जो है, क्योंकि ए वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों का बनता है, तो होता क्या है कि वहां पर जो जितना वेपर प्रेशर यहाँ प्योर फॉर्म में इसका बन रहा था उतना वहाँ सॉल्यूशन में नहीं बन पाएगा, उसका क्वांटिटी जो है घट जाएगा, क्योंकि आपका शेप तो उतना ही है, शेप तो उतना ही है, लेकिन सॉल्यूट यानी कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी यानी दो चीज़ आ गया। तो दो चीज़ आ गया तो पहले इतना बड़ा घर है, मान लीजिए एक घर है, उसमें आप अकेले रह रहे हो और अगर दूसरा कोई आ जाए तो डेफिनेटली थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, दूसरे वाले केस में यानी पी ए के केस में क्या होता है, जगह कम हो जाता है। तो वहाँ पर जगह कम हो जाने के कारण पी ए यानी इसका वेपर प्रेशर भी, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी बहुत कम बनता है, और जिसके वजह से इसका जो है इसको हम पी ए से दिखाते हैं। तो पी ए सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी पी ए जो है जब ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी अगर मिला रहे, दोनों मिला हुआ रहे, तब जो है पी ए हम लिखते हैं। और पी नॉट ए कब लिखते हैं, जब ए कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हो एकदम और कोई नहीं हो, तब पी नॉट ए लिखते हैं। तो आप समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए। अब वाई ए क्या है मैं भी बता रहा हूं। तो यहां पर पी ए, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाएंगे तो यहां पर पी टोटल होगा। अरे भाई एक बात बताओ, कोई कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, देखो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये दोनों मिला के ही तो ये सॉल्यूशन का प्रेशर बनेगा। तो ये पी सॉल्यूशन जो है इसका तो ये कांस्टेंट होता है। अब बात क्या है कि पी ए का ना वैल्यू बदल सकता है, इसका वैल्यू बदल सकता है, लेकिन इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है, पूरे सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। अगर आप पी ए के नज़र से देखो तो अलग हो जाएगा, पी बी के नज़र से देखो तो अलग प्रेशर होगा, लेकिन पी सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा वो तो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट पी टोटल आ जाता है, यानी पी सॉल्यूशन का, और इनटू में वाई ए। अब अगर वाई ए आपको निकालना रहे तो क्या कर दो, पी ए बाय पी टोटल। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर वाई ए का क्या मतलब है, फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ए कंपोनेंट का वेपर फेज में कितना फ्रैक्शन है ये वाई ए बताता है, यानी जितना ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई ए के। ठीक है, समझ में, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो ये कंपोनेंट ए के लिए था। अगर हम कंपोनेंट बी के लिए निकालें वो भी निकाल सकते हैं। पी बी, कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बी। तो पी बी इजकल टू पी टोटल, कांस्टेंट होता है, इनटू में वाई बी। अगर आप वाई बी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, पी बी बाय पी टोटल। यहां भी वाई बी का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट होगा ना, कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला भाई आप याद कर लो। अभी आप न्यूमेरिकल करवाएंगे तो इसमें इसका बहुत यूज होने वाला है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको
रॉल्स लॉ को अलविदा कह देंगे, यानी अलविदा बोले तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल बस करवा देते हैं एनसीईआरटी का। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो रॉल्स लॉ पे आधारित है, इसको करते हैं अपना लोग। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2, ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है, एट 298 केल्विन आर 200 mm/Hg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका क्या दे रखा है, P0A की वैल्यू दे रखी है। समझ में आ रहा है, प्योर फॉर्म में है भाई, ये दोनों प्योर फॉर्म में दे रखा है। P0A और P0B की वैल्यू दे रखी है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। इसका जो है ना वेट दे रखा है इतना, ठीक है, 40 ग्राम, इसका 2.5 ग्राम, इसका 40 ग्राम। और दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखिए अभी फार्मूला बताया ना वेपर फेज का, क्या बताया था, वेपर फेज का फार्मूला क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, PA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था YA। तो YA का फार्मूला, अच्छा तो ये PA इजकल टू P टोटल इंटू YA हो रहा था। तो YA बराबर, यानी हाँ YA बराबर PA बाय P टोटल, ये फार्मूला लगाना है अपना लोग को, ये निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, किसमें, वेपर फेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले चीज में CHCl3, इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 12 + 1 और प्लस में 35.5 इंटू में 3 कर लेते हैं। इसको क्या आएगा वैल्यू, इधर हो जाएगा हमारा 13 + 35.5 इंटू 3, और यहां पर वैल्यू आएगी 119.5। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या है, अपना लोग क्या करते हैं, CH2Cl2 का मोलिकुलर वेट निकालते हैं। एक का 12 होगा +2 + 35.5 इंटू 2, इधर 14 + 70, और यहां पर वैल्यू आएगी 84। ठीक है, अब देखिए इसका मोलिकुलर वेट निकल गया। अब चूंकि हमको मोल फ्रैक्शन अभी निकालना है दोनों कंडीशन में, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको पहले मोल निकालना होगा। तो ये मान लीजिए ये कंपोनेंट A है, कंपोनेंट A, दिस इज कंपोनेंट B। तो क्या लिखेंगे हम, मोल निकालने के लिए Na = गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। गिवन मास कितना है भाई, बताइए। यहां पर गिवन मास कितनी दे रखी है, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, मोल किसके लिए भाई, इसके लिए। हाँ, पहला जो कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, लिख लो भाई 2.5 ग्राम, बट्टे में मोलर मास CHCl3 के लिए 119.5, और इसको अपना लोग कट करेंगे तो आएगा, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ना 25.5 ग्राम है, तो यहाँ भी 25.5 ग्राम है। उसके बाद इसको कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.21। समझ में आया, इसका मोल Na कंपोनेंट का मोल इतना आ गया। B कंपोनेंट का मोल हम निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो इसके लिए गिवन मास कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे 40 दे रखी है ना ग्राम, 40 बाय, इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट 84, इसको कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.47। समझ में आ रहा, Na की वैल्यू आई 0.21 और Nb यानी मोल किसके लिए, B कंपोनेंट के लिए मोल कितनी आ गई 0.47। अब देखिए भाई, अब क्या है, अब हमको मोल फ्रैक्शन निकाल देना है। क्या निकालना है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, नाउ कैलकुलेट
मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देना है। पहले हम लोग ए कंपोनेंट के लिए करेंगे, यानी ए कंपोनेंट हम किसको माने हैं, CHCl3 के लिए। तो XCHCl3 के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला होता है Na प्लस NB, Na प्लस NB स्मॉल होगा, Na प्लस NB। अब निकल जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा, XCHCl3 बराबर इसका मोल कितना है 0.21 और Na की वैल्यू 0.21 ही है और प्लस में 0.47। यहां XCHCl3 की वैल्यू आएगी 0.21। अब देखिए इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 0.68 और इसको आप अगर कट कीजिएगा भाई, इसको अगर आप कट कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.30 लगभग में, अप्रॉक्स में। तो आप यहां पर देख रहे, अरे भाई पहले मैं पसीना पोंछ लूं, इतना तक देख लो भाई, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इतना तक देखिए आप, अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, तब तक मैं पसीना पोंछ लेता हूं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, पंखा भी नहीं चलता भाई। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए एक बार। चलिए देख लिए। तो यहां पर XCHCl3 क्लोरोफॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आ गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, XCHCl3 आ गया हमारा 0.30। अभी इसको लिखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं। अब इसके लिए तो निकल गया, कंपोनेंट ए के लिए यानी क्लोरोफॉर्म के लिए तो निकल गया। अब हमको निकालना है किसके लिए भाई, अब हमको निकालना है इसके लिए। क्या हो जानते हैं भाई, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। कितने भी मोल फ्रैक्शन हो जाए सभी का सम तो 1 ही होता है। XA यानी X से हम इसको मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी भाई 0.30 प्लस में XB इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी। अब XB B को हम B कंपोनेंट को हम क्या माने थे भाई, B कंपोनेंट को हम CH2Cl2 है ना, तो हम XCH2Cl2 लिख लेते हैं इक्वल टू 1 माइनस 0.30 CH2Cl2 क्या आ जाएगी 0.70। तो इसकी भी मोल फ्रैक्शन निकल गई। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पर हमारा मोल फ्रैक्शन तो निकल चुका है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकल गया, अब हमको काम करना है रॉल्स लॉ के आधार पर हम इसका टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही तो कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर कह रहा है निकालने के लिए। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। ओ भाई क्या क्या लिखड़ है, तो P टोटल बोले तो पूरे सॉल्यूशन का, तो PA क्या होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB होता है कि नहीं होता है बच्चों, होता है ना कि P टोटल बराबर PA प्लस PB होता है। समझ में आ रहा है। अब सारी की वैल्यूज डाल दो भाई, सारा काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं P नॉट A। देखो भाई ये पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो, ये देखो ये जो है ना ये P नॉट A की वैल्यू है, और यहाँ पर देखो ये 450 जो है P नॉट B की वैल्यू दे रखी है। तो पुट करो भाई, P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A कितनी दे रखी है, P नॉट A 200 mm पर HG, और XA भाई मोल फ्रैक्शन हमने XA कहा गया भाई, XA बोलो तो यही है क्लोरोफॉर्म का 0.30 लिख देंगे, प्लस में P नॉट B की वैल्यू देखो भाई कितनी है 415 है ना, mm पर HG बाद में लिख लेंगे हम लोग। और भाई XB की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं B कंपोनेंट के लिए, ये 0.70। चलो भाई P टोटल क्या हो जाएगा,
इधर करेंगे 200 इंटू 0.3060 mm/Hg प्लस में इसको कैलकुलेट करेंगे अपना लोग तो आ जाएगा 290.5 mm/Hg और इसको टोटल करेंगे तो 290 और 60 350.5 mm/Hg आ जाएगी इसकी वैल्यू। पूरे टोटल का जो पूरे सॉल्यूशन का जो हमारा प्रेशर है वेपर प्रेशर वो 350.5 mm/Hg आ जाएगी। अब तो काम ही खत्म है, हमारा ये भी निकल गया। समझ में आ रहा है बच्चों? हमारा ये भी निकल गया। तो हमारा ये जो टोटल सॉल्यूशन का जो क्या पूरे सॉल्यूशन का जो हमारा प्रेशर बनेगा वेपर वो क्या हो जाएगा 350.5 mm/Hg ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इधर। अब ये पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालने के लिए तो हमको इस इधर मिटाना पड़ेगा और हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। मिटा दे भाई आई थिंक। चलो पहले इतना नोट कर लो भाई, आपको मैं लिखने का समय नहीं देता हूं तो चलो भाई नहीं लिख लो, पहले लिख लो। चले भाई लिख ले पहले। चलिए आई थिंक आपने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट कर लें बच्चों, उसके बाद में जाके लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए कर लिया है तो अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी में जो पूछा है उसको भी सॉल्व करते हैं। टन टना ना 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 सर क्या क्या गा रहे हो, मुझे हंसी आ रही है। चलो बच्चों, ओ भाई मिट गया। मोल फ्रैक्शन था ना यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट्स के लिए बताना है। किसमें भाई? वेपर फेज में बताना है। सारी वैल्यू तो दे रखी है। यहां पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है? यहां पर क्या है 60 mm, 60 है ना, वेपर फॉर्म में देख रहा है। तो देखिए यहां पर पीए की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पे पीए है और पीबी है। तो पीए की वैल्यू अगर बात करें तो 60 आया है, पीबी की वैल्यू बात करें तो 290.5 आया है। तो हम यहां पे लिखेंगे पीए की जो वैल्यू आई है 60 mm/Hg आई है, mm/Hg। और पीबी की जो वैल्यू है वो हमारी 290.5 mm/Hg आई है। तो पी टोटल आपको पूछना है, यानी पी टोटल भी तो दे रखी है। पी टोटल आपको दे रखी है 350.5 mm/Hg। और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है YA निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है, YA निकालना है एंड YB निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? YA इजकल टू क्या होता है? NA PA बाय P टोटल। तो YA बराबर PA की वैल्यू 60 है बाय P टोटल कितना है 350.5। इसको कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.71। YA की वैल्यू आ गई हमारी 0.71 और YB भी ऐसी निकल जाएगी। YB की भी फॉर्मूला होगा PB बाय P टोटल। अरे भाई B के लिए तो B ही ना होगा, B कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा। YB इजकल टू PB कितना हम लोगों का है 290.5 बाय P टोटल कितना है 350.5। इसको अगर हम लोग कट करेंगे 0.829। तो ये क्या है भाई? ये जो Y आया किसके लिए आया? A कंपोनेंट किसको माने थे भाई? हम माने थे CHCl3 के लिए आया है 0.71। और ये बात करें तो हमारा CH2Cl2 के लिए आया है कितना 0.829। अब क्या करो भाई? अब YCHCl3 प्लस YCH2Cl2 करो भाई, इसकी वैल्यू 1 आएगी। देख लो आप करके, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जहां पर A कंपोनेंट के लिए आ गया 0.71 और B कंपोनेंट के लिए आ गया क्या? यहां पे दिया हुआ है भाई, B कंपोनेंट के लिए यहां दिया हुआ है।
तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भाई हमेशा कितना भी कर लो, चाहे वेपर फेज में या लिक्विड फेज में, कितना भी वेपर मोल फ्रैक्शन हो उसका सम तो 1 ही होता है। इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सारे चीज़ों को नोट कर लिए होंगे और आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पीछे जितना भी क्लासेस हो चुका है वो सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि मैं आई बटन में भी दे दूंगा उसका लिंक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरे सोल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको सोल्यूशन में उसका लिंक मिल जाएगा। यानी पूरे सोल्यूशन चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ पीछे वाले लेसन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट भी पढ़ लिया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।